हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉलिटिकल कनेक्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोल्ड वॉर एरा के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर चेकआउट कीजिए, जो कि पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में है। आज हमारे वीडियो का लेक्चर सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं कोल्ड वॉर से, जो कि हमारी बुक 1 का चैप्टर 1 है। तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। कोल्ड वॉर इरा की अगर हम बात करें तो इसमें पहले मेजर चेंजेस हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले इस चैप्टर का नाम था कोल्ड वॉर इरा, जो अब चेंज होकर के हो गया है कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो ये एक चेंज है। दूसरा चेंज जो है वो है पेज नंबर 11 पर NIEO करके एक सेक्शन दिया हुआ है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जो अब CBSE एग्ज़ाम के हिसाब से अब ये उसका पार्ट नहीं है, तो उसको हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ेंगे। हालांकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको कवर अप कर चुके होंगे, क्योंकि सिलेबस जो है वो चेंज होने से पहले स्कूल्स ये चैप्टर ख़त्म करवा चुके थे। लेकिन अब फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए हमें NIEO यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर नहीं पढ़ना है। तो जो जहाँ तक हम बात करते हैं अपनी लेक्चर सीरीज़ की, हर एक चैप्टर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसके 3 हिस्से हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। यानी कि पार्ट 1 हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 सेकेंड वीडियो जो कि कल अपलोड होगी, थर्ड पार्ट में जो वीडियो होगी वो हम परसों अपलोड करेंगे। कारण सिर्फ इसका ये है कि छोटे छोटे सेक्शंस जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है उनको अलग से डिवाइड करके पढ़ाया जाएगा। आइए आज के पार्ट्स को हम पहले एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का सिर्फ टाइमलाइन हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 का इम्पैक्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ कोल्ड वॉर, इसमें हम डेफिनेशन, कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर ही क्यों कहा जाता है, हॉट वॉर क्यों नहीं कन्वर्ट हुई वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे। 6 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। फिर लॉजिक ऑफ डेटरेंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 1 और 2 मार्क के पर्सपेक्टिव से। तो इस जो भी आपको लेक्चर में पढ़ाया जाएगा वो CBSE एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, लेकिन साथ ही साथ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आप इस लेक्चर सीरीज़ के थ्रू पॉलिटिकल साइंस में आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो सके, आप ना भूलें और एग्ज़ाम में भी 100% स्कोर कर सकें। अब आज सेकेंड पार्ट हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उस पर सिर्फ मैं ब्रीफ में हाईलाइट आपको दे देती हूँ। 2 पावर ब्लॉक्स, NATO वॉर्सो पैक्ट, सियाटो सेंटो, नैम इंडिया एंड नैम हम कल डिस्कस करेंगे। परसों की वीडियो में ये ज़रूरी है, फर्स्ट और सेकंड वीडियो से रिलेटेड जिस किसी को भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, क्योंकि थर्ड वीडियो जो कि हम कल बनाएंगे कल के कमेंट्स के बाद, उसमें जो भी डाउट्स होंगे उसको हम क्वेश्चन आंसर सेशन में लेंगे इनिशियल 5 मिनट में। फिर मैप और पिक्चर क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे CBSE में आए हुए क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड। फिर हम डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर जो इस साल आया, क्योंकि सैम्पल पेपर के मॉडल पे ही आपका फाइनल एग्ज़ाम तैयार होता है। तो ये आपकी बाइबल है। सेकंड चीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा नोट्स, ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो NCERT की बुक से बनता है। आप कोई एक रेफरेंस बुक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के लिए रख सकते हैं, उससे ज़्यादा मटेरियल की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपनी NCERT की बुक साथ में रखिए, एटलस साथ में रखिए जब आप लेक्चर अटेंड करते हैं। सेकंड लेक्चर से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी एटलस यानी कि वर्ल्ड मैप आपके पास हो। फिर हाईलाइट अगर हम बात करें इन लेक्चर सीरीज़ की, तो अगर आप लेक्चर सीरीज़ को सीरियसली फॉलो करते हो, हर चैप्टर को 3 बार पढ़ते हो, तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा, इससे ये गारंटी है मेरी। उसके बाद है कि ज़्यादा मटेरियल प्लीज़ इकट्ठा मत करिए। अगर आपके पास ये, आप लॉजिक देखिए, अगर आप एक चीज़ को 10 बार पढ़ते हैं तो उसे आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, रादर देन 10 चीज़ों को एक बार पढ़ पाएँ। तो ज़्यादा मटेरियल प्लीज़ डू नॉट कलेक्ट मोर मटेरियल। आप एक ही मटेरियल जो कि आपकी बुक है उसको फॉलो करिए। तो आइए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएँ तो वर्ल्ड वॉर 2 हमारा शुरू हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 हमारा शुरू हुआ था 1939 से लेकर के ये चला 1945 तक। उस टाइम पे एक्चुअली हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 में पूरा वर्ल्ड 2 हिस्सों में बट गया। पहला ग्रुप था एक्सिस और दूसरा था अलाइड। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप ऐसे समझिए कि अगर वर्ल्ड वॉर IPL है तो एक्सिस 2 ऐसे ग्रुप हैं जो अलग अलग टीमों का ग्रुप बनाए हुए हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 में
डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगभग सारे देश इन्वॉल्व थे। एक्सेस ग्रुप को जो लीड कर रहे थे वो ग्रुप के मेंबर्स थे जर्मनी, जापान और इटली। वहीं दूसरी तरफ जो मेंबर्स थे उसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस। अब सीबीएसई इसमें से 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकती है आपसे कि अलाइड और एक्सेस ग्रुप के मेंबर कौन कौन से थे। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो इस बार का अगर आप सैम्पल पेपर उठा करके देखोगे तो इस बार 1 मार्कर आपके एमसीक्यू की फॉर्म में आएंगे, यानी कि आपको ऑलरेडी हिंट मिल जाएगा, तो आपको सिर्फ रीड करना है। लेकिन अगर 2 मार्क में क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द 2 ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वॉर 2, तो उस केस में हमें एक्सेस ग्रुप और अलाइड ग्रुप और उनके मेंबर्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, अगर ये है, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है। अब यूएस अमेजिंग चीज़ ये है, यूएसएसआर जो कि एक ग्रुप में थे, बाद में देखोगे कि कोल्ड वॉर जब शुरू हुआ तो ये दोनों ही आमने सामने आ गए। तो यूएसएसआर का जो बेसिक डिफरेंस था वो शुरू कहाँ से हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हो रही थी तो उस टाइम जब यूएस ने बॉम्ब ड्रॉप किया हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो साथ ही साथ यूएस और यूएसएसआर के बीच ट्रस्ट डेफिसिट की सिचुएशन आ गई। ट्रस्ट डेफिसिट होता है कि उन्हें शायद ये यकीन नहीं था कि यूएस कुछ ऐसा काम करेगा जो यूएसएसआर से छुपा के किया जाएगा। अब हम बात करते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ से हम सिर्फ 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 से जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। अब एक सिंपल सी चीज़ आप सोच के देखिए एज अ कॉमन मैन, कहीं भी अगर लड़ाई होती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ समझ लीजिए। पहली चीज़ तो ह्यूमन काइंड पे उसका क्या असर होगा। अगर वॉर हुई तो लोग मारे जाएंगे, तो आप लिख सकते हो डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन। और उसके बाद अगर वर्ल्ड वॉर 2 की बात की जाए तो हिरोशिमा और नागासाकी में जो हुआ ये अपने आप में ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। वहाँ आज भी स्किन कैंसर के केसेस बहुत सारे हैं, जिसमें बहुत बड़ा रीज़न है वर्ल्ड वॉर 2 में जो यूएस ने अटैक किया था हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो ये दोनों सिटीज़ आपको 1 मार्क के लिए पता होनी चाहिए। मैप क्वेश्चन के लिए ये एरियाज़ आपको पता होने चाहिए। हालांकि यहाँ आपको मैप क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अपनी 3rd वीडियो में मैप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये क्लियर है। एक बार देख लेते हैं वर्ल्ड वॉर 2 का ईयर हमें सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है, सीबीएसई ईयर नहीं पूछती है। फिर से मैं दोहरा रही हूँ, यहाँ इम्पॉर्टेंट है एक्सेस और अलाइड ग्रुप, उसके बाद है इम्पैक्ट। इसके बाद अगर आप आते हो नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा था कोल्ड वॉर, जस्ट अ मिनट, कोल्ड वॉर। तो सबसे यहाँ एक फ़नी स्टोरी मैं आपको शुरू करने से पहले डेफिनेशन आपको बताना चाहूँगी कि कोल्ड वॉर को हिंदी में शीत युद्ध कहा जाता है। और किसी पेपर में ये क्वेश्चन आया डेफिनेशन के तौर पर, हिंदी सब्जेक्ट से कोई पेपर अटेम्प्ट कर रहा था और उससे पूछा गया शीत युद्ध क्या है। उसने आंसर दिया कि जो ठंडे इलाके में युद्ध लड़ा जाता है उसे शीत युद्ध कहा जाता है। तो अगर आप रैशनल या लॉजिकल तरीके से देखोगे तो शायद उस बच्चे ने कॉमन सेंस को सही अप्लाई किया है, लेकिन शीत युद्ध का मतलब ये नहीं होता कि उसे ठंडे इलाकों में लड़ा जाता है। तो आइए हम समझ लेते हैं कि शीत युद्ध एक्चुअली में यानी कि कोल्ड वॉर क्या है। तो आप एक ऐसे जो है लेआउट बना लीजिए ताकि आप डेफिनेशन को कभी ना भूलें। यहाँ एरो जब आपने लगाई तो उसके साथ साथ यहाँ लिखिए पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल। नीचे आप लिखिए कंपटीशन, यहाँ जगह कम है तो इसलिए मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूँ। कंपटीशन, कॉन्फ्रंटेशन या कंपटीशन कन्फ्रंटेशन, या आप कन्फ्लिक्ट भी लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों का सेम है, कंपटीशन, कन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट। तो अब हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ
तो यूएस वॉर जीता और यूएस और यूएसएसआर दोनों एक ग्रुप में थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये दो सुपर पावर हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो हैं वो उभरी, यूएसए और यूएसएसआर। अगेन मैप के लिए कंट्रीज़ प्लीज़ आप साथ साथ एटलस लेके ज़रूर बैठना जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। तो यूएस यूएसएसआर के बीच क्या हुआ, अब प्रॉपर वॉर तो हुई नहीं, उनके बीच पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, आइडियोलॉजिकल यानी कि विचारधारा से रिलेटेड, कंपटीशन, कन्फ्रंटेशन और कन्फ्लिक्ट यानी कि कंपटीशन, कॉम्पिटिटिवनेस, कन्फ्रंटेशन, होड़ और कन्फ्लिक्ट यानी कि द्वंद्व, ये 3 चीज़ें शुरू हो गई और इसीलिए इसको कहा गया कोल्ड वॉर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वॉर अपने आप में बहुत ही हॉट यानी कि वेपन और बहुत सारे और एलिमेंट्स की तरफ इशारा करता है, तो वो कोल्ड कैसे हो सकता है? वो कोल्ड इसलिए है क्योंकि उसमें वेपन्स और आर्म्स यानी कि हथियार यूज़ नहीं हुए हैं। तो आई होप कोल्ड वॉर का मीनिंग आप समझ गए हो। अब आते हैं कि सीबीएसई इसमें से क्या पूछ सकती है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कोल्ड वॉर इज़, और फिल इन द ब्लैंक में आपको ABCD में उसकी डेफिनेशन दी होगी। जैसा मैंने पहले कहा, फिर से मैं दोहरा रही हूँ कि इस बार MCQ फॉर्म में 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पूछा जा सकता है कि कोल्ड वॉर किस किस के बीच में हुई, बिकॉज अगर आप कोल्ड वॉर की डेफिनेशन देखोगे तो आज के टाइम पे हर कंट्री किसी ना किसी तरह से पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन या कन्फ्लिक्ट में है। लेकिन यहाँ क्योंकि आपको सिर्फ सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, तो उस केस में हमारा आंसर होगा यूएस एंड यूएसएसआर। अब चलते हैं हम अपने तीसरे सेक्शन पे, जो हमने डिसाइड किया था कि कोल्ड वॉर से रिलेटेड आइडियोलॉजीज़ क्या हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चल रही है, इसका क्या हमें सपना आया या कहीं न्यूज़पेपर्स में निकाला गया कि इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर है? क्योंकि उस टाइम की अगर आप वीडियो क्लिप्स देखोगे या हिस्ट्री में कोई भी इस तरह की डॉक्यूमेंट्री जो कोल्ड वॉर के टाइम पे बनी हो, उसमें कहीं भी आपको क्लियर ये देखने को नहीं मिलेगा कि यूएस यूएसएसआर के बीच में झगड़ा है। पता ये हमें कैसे चला, ये हम यहाँ देख लेते हैं। क्यूबा से रिलेटेड एक कहानी है जिसे कहा गया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट 6 नंबर में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। ईयर, लीडर्स, कंट्री और इंसिडेंट। अगर हम ईयर की बात करें तो 1961। अगेन आई एम सेइंग ईयर इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता होना चाहिए। अब अगर आप इसमें लिखते हो कि 1945 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, तो आपको इसीलिए फैक्चुअल नॉलेज के लिए ईयर ज़रूरी है। लीडर्स की अगर हम बात करें तो उससे पहले कंट्री हम देख लेते हैं कौन कौन सी इन्वॉल्व थे। यूएसए, यूएसएसआर और क्यूबा। क्यूबा को मैंने यूएस के जस्ट साथ में इसलिए लिखा है कि अगर आप एटलस उठा करके देखोगे तो जोग्राफिकली क्यूबा जो है वो अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास है। लेकिन क्यूबा ने क्या किया था, क्यूबा के साथ साथ बहुत सारे देश थे, वो कहानी मैं आपको जब इंडिया की स्टोरी पढ़ेंगे तब बताऊंगी। लेकिन यहाँ सिर्फ समझने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि क्यूबा एक छोटा सा देश था जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आज़ादी मिली थी, और ये किसी भी तरह से अमेरिका को एज अ ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो फिर से किसी और देश का गुलाम नहीं बनना चाहता था। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो रशिया और अमेरिका के बीच में बहुत गैप है, इन्होंने किसको ज्वाइन कर लिया? अब ये मैप के अकॉर्डिंग यूएसए के पास है, लेकिन इन्होंने किसको ज्वाइन किया? यूएसएसआर को, क्यूबा। अब क्यूबा ने यूएसएसआर को ज्वाइन कर लिया एज अ ग्रुप। इसके बदले में क्या किया? उस टाइम लीडर्स थे आपके जॉन एफ कैनेडी। बहुत सारे बच्चे इसको कैंडी के नाम से भी याद रख सकते हैं, तो आप जिस नाम से याद रख सकें नाम याद रख लें, नाम इम्पॉर्टेंट है, जॉन एफ कैनेडी। फिर उसके बाद यूएस की बात करें तो निकिता क्रुश्चेव।
अब ये रशियंस के नाम ऐसे ही होते हैं, तो ये ऐसे याद रख लेना। यहाँ मैं जेंडर बायस होके नहीं बोल रही हूँ, लेकिन निकिता जनरली इंडिया में लड़कियों का नाम होता है, तो निकिता जो नाम है वो इंडिकेट करता है रशियन लीडर को, निकिता क्रुश्चेव। फिर क्यूबा की अगर हम बात करें तो फिडेल कैस्ट्रो, इसको आप कैस्ट्रोल ऑयल से याद रख सकते हैं। ये सिर्फ मैं ट्रिक बता रही हूँ नाम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो जॉन एफ कैनेडी थे उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट, रशियन लीडर थे हमारे निकिता क्रुश्चेव, क्यूबा के लीडर थे फिडेल कैस्ट्रो। ये तीनों इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि जब बाद में हम इंसिडेंट पढ़ेंगे तो तीनों के बीच में बैठक हुई। इंसिडेंट हुआ ये कि यूएसएसआर और यूएस के बीच में हमने क्या किया था कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन है, और दोनों एक दूसरे के चलते ये बता रहे हैं कि भाई मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं नंबर 1 हूँ, और इसी कंपटीशन के चलते यूएसएसआर ने यूएस के डर से क्यूबा में मिसाइल्स प्लेस कर दी। क्या प्लेस कर दिया? मिसाइल्स। अब ये मिसाइल्स जो प्लेस की गई थी ये यूएसएसआर ने अपने अकॉर्डिंग छुप के किया था, लेकिन भाई वो अमेरिका है। यूएस को विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर इसकी जानकारी लग गई, और उन्होंने क्यूबा की बजाय यूएसएसआर को साथ साथ धमकी दी कि इसको अगर आप एक हफ्ते के अंदर नहीं हटाते हो तो हम वर्ल्ड वॉर 3 डिक्लेयर कर देंगे, उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो यहाँ क्या इम्पोर्टेंट है इस इंसिडेंट में? क्यूबा जहाँ मिसाइल्स प्लेस की गई, किसने मिसाइल्स प्लेस की? यूएसएसआर ने। यूएस का क्या रिएक्शन था? उन्होंने वॉर की धमकी दी और साथ साथ यूएसएसआर को मिसाइल्स वापस हटाने के लिए कहा। इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट थी कि ये जो वॉर है ये हॉट वॉर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसमें हथियार नहीं थे, इसीलिए। लेकिन इस इंसिडेंट से पूरे वर्ल्ड को एक चीज़ ज़रूर पता चल गई कि इन दोनों देशों के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। दोनों ही देश एक दूसरे को नहीं पसंद करते हैं, दोनों ही देश अपनी सुपीरियरिटी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री वाइज हो, आइडियोलॉजी वाइज हो या पॉलिटिक्स वाइज। तो इस पूरी सिचुएशन में जो हुआ कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को कहा गया हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर। क्वेश्चन में यही कीवर्ड आता है 6 नंबर में कि किस तरह से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर था। इससे पूरे वर्ल्ड को पता चल गया कि ये जो दोस्ती का नाटक करते हैं ये जो देश हैं वो दोस्त नहीं हैं। अब इसके बाद अगला जो कि लास्ट सेगमेंट है, अब इसके दौरान एक लॉजिक अप्लाई किया गया पॉलिटिकल साइंस में, जिसको कहा जाता है लॉजिक ऑफ डेटरेंस। लॉजिक ऑफ डेटरेंस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आप सोच रहे होगे मैं हर एक चीज़ को इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको वेटेज के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ किस किस तरीके से पूछी जा सकती है। और ये आपको तब रियलाइज़ होगा जब हम 10 ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि हर एक सेक्शन से अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हमने डिस्कस किया था लॉजिक ऑफ डेटरेंस। लॉजिक ऑफ डेटरेंस, लॉजिक ऑफ डेटरेंस एक ऐसी चीज़ है जो यूएस और यूएसएसआर, इनफैक्ट ये आज भी हमें डेली लाइफ में देखने को मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लास अगर 2 ग्रुप्स में बटी हुई है, लेकिन दोनों ग्रुप के जो लीडर हैं या जो गैंग के लीडर हैं वो इक्वली पावरफुल हैं, तो उसमें होता क्या है, अगर आप झगड़ा देखें तो बहुत बार ये सुनने को मिलता है तो हाथ मत उठाइए मैं देख लूँगा तुझे, लेकिन असलियत में दोनों फिजिकली वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं क्योंकि सामने वाले की ताकत का पता है। लेकिन वहीं अगर कोई वीक मेंबर है या वीक कोई बंदा जा रहा है जो जिससे झगड़ा हुआ, तो उसे ग्रुप ए और बी दोनों में से कोई भी जो है वो पीट भी सकता है, मार भी सकता है, झगड़े में इन्वॉल्व भी हो सकता है। तो यूएस और यूएसएसआर कहीं ना कहीं दोनों ही वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किस सिचुएशन में थे? एक तो आर्म्स यानी कि हथियार, दोनों को पता है कि भाई दोनों देश इक्वली पावरफुल हैं, और अगर झगड़ा हुआ यानी कि अगर वॉर हुई तो नुकसान दोनों का होगा। किस तरह का नुकसान? मैंने आपको बताया था कि वॉर में हमेशा नुकसान जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स का नुकसान होगा, इकोनॉमिक नुकसान होगा, हथियार ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, इकॉनमी आपके पीछे चली जाती है। तो उस केस में दोनों ही देश जब इक्वली पावरफुल हैं, इक्वली क्या हैं? पावरफुल हैं, और
वॉर की सिचुएशन में ज़रूर होते हैं, लेकिन वो वॉर में इन्वॉल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्हें पता है कि इसका आउटकम सही नहीं है। तो जब दोनों अपने आप को रेजिस्ट करते हैं, एक अगर कॉन्वर्सेशन देखें कि वो कहता है यार मेरे पे हाथ मत उठाइयो, मैं तेरे को देख लूँगा, यानी कि वो हाथ उठाने की पावर तो रखता है, लेकिन वो अपने आप को रोक के रखता है, मैंने अपने आप को रेजिस्ट किया हुआ है। तो उस रेजिस्टेंस पावर को कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस में लॉजिक ऑफ डेटरेंस। ये 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉजिक ऑफ डेटरेंस क्या है। रेजिस्टेंस ही लॉजिक ऑफ डेटरेंस है। लॉजिक ऑफ लॉर्ड LOD लॉजिक ऑफ डेटरेंस। लॉजिक ऑफ डेटरेंस एक और चीज़ के एग्जाम्पल में यूज़ होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि वाई क्यूबन मिसाइल क्राइसिस डिड नॉट रीच और डिड नॉट इंगेज इनटू अ, आप लिख लेना, रीच into a full-fledged war। तो इसमें क्या हुआ कि ये फुल स्केल वॉर नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि उन्होंने क्या अपनाया? लॉजिक ऑफ डेटरेंस। लॉजिक ऑफ डेटरेंस आप समझ गए कि आप ताकतवर हो लेकिन आप अपने आप को रोक के रखे हुए हो। तो इस केस में आपको लिखना यही है, लेकिन वहाँ अपने जो दूसरे ग्रुप के गैंग के मेंबर हैं उनकी बजाय आपको किसका नाम लिखना है? US और USSR का। तो इसमें हमें क्या सबक मिलता है कि क्यूबा की तरह अगर कोई भी देश US और USSR को ज्वाइन करता तो वो दोनों तरफ से मारा जाता। एक से ज़बरदस्ती की दुश्मनी मोल ले ली और एक से आपने हेल्प ले ली, तो वो आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो आई होप कि आपको व्हाट इज़ कोल्ड वॉर अच्छे से समझ में आ गया होगा, लॉजिक ऑफ डेटरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप में से किसी को इस सेक्शन में से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि जो हमारा 3rd लेक्चर है वो डाउट सेशन का ही होगा। उसके बाद अगर हम बात करें आप आज के लेक्चर के लास्ट सेगमेंट की, तो वो है इस सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम साथ साथ कर लेते हैं। व्हाट इज़ कोल्ड वॉर? व्हाट इज़ कोल्ड वॉर? लॉजिक ऑफ डेटरेंस पे क्वेश्चन आ सकता है। लॉजिक ऑफ डेटरेंस की प्लीज़ आप स्पेलिंग चेक कर लेना, लॉजिक ऑफ डेटरेंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये यहाँ बीच में मुझे लिखना था लेकिन मैं यहाँ लिख लेती हूँ, वर्ल्ड वॉर 2 का इम्पैक्ट। तो ये बेसिकली क्वेश्चंस हैं जो CBSE कवर अप करेगी, इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। तो इससे अगर अब आपको करना क्या है, जितना सेक्शन आज पढ़ाया है उसको एटलीस्ट 3 बार रीड ज़रूर करिए। कोई आपको एक्स्ट्रा बुक, कोई रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है, अभी के लिए नहीं है, बिग नो। आप सिर्फ बुक ही आपकी बाइबल, आपका पेपर इसी में से आएगा। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं जो है वो होल्ड पे करते हैं। पार्ट 2 में फिर मिलेंगे अगले सेक्शन के साथ, इसी उम्मीद से कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। और साथ इसको धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे सीरीज़ को, क्योंकि ये 1 वे कम्युनिकेशन है, स्टूडेंट सामने नहीं है, तो इसको ज़्यादा इंटरेक्टिव, ज़्यादा डेली लाइफ एग्जाम्पल्स लेते हुए आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा।